नमस्कार। आज तारीख है 29 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम 4 बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे, एकदम यूपीएससी लेक्चरर की तरह। पहले मैं एक ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूं। हाँ, ये श्रोताओं के लिए आसान रहेगा। सही कहा। तो पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ। यहां हम आरटीई एक्ट की धारा 12(11)(c) पर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के ऐतिहासिक फैसले और क्लासरूम में सोशल इंटीग्रेशन की बात करेंगे। राइट। दूसरा विषय है साइंस और हेल्थ का, जिसमें हम 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए नेशनल एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन पर चर्चा करेंगे। ये एक सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक बहुत बड़ी आशा है। बिल्कुल, ये गेम चेंजर है। तेरा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, लॉ और इंटरनल सिक्योरिटी से। टीसीएस नासिक मामले में जो सेक्सुअल हरासमेंट और एलिजेड फोर्स्ड कन्वर्जन की बातें सामने आई हैं, उनकी कानूनी जटिलताएं क्या हैं? हाँ, इसमें हमें स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव रहना होगा। एग्जैक्टली। और आखिरी टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से। मिड अप्रैल 2026 में अंडमान सी में जो रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव डूबने की ट्रेजेडी हुई, और साउथ ईस्ट एशिया में जो ये एक गवर्नेंस वैक्यूम है, उसका एनालिसिस करेंगे। तो आज के ये चारों ही विषय समाज के बहुत अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करते हैं। सही बात है। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, एजुकेशन और सोशल इंटीग्रेशन। मैं सोचता था एक सोशल ग्रीन हाउस की एनालॉजी के बारे में। सोशल ग्रीन हाउस अच्छा। मतलब जहाँ अलग अलग टाइप के पौधे एक साथ रखे जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। एक ऐसा ग्रीन हाउस जहाँ अलग अलग परिवेश और मिट्टी से आए पौधे एक ही छत के नीचे हैं। शुरू में अजीब लगता है, पर धीरे धीरे उनकी जड़ें जुड़ती हैं। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में जो फैसला दिया, वो इसी ग्रीन हाउस को बनाने की बात करता है। कोर्ट ने कितनी पावरफुल बात कही कि एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज का बच्चा और एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा एक ही डेस्क पर बैठ सकते हैं। देखिए, इस टिप्पणी के पीछे हमारे संविधान की बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(c) प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व करती हैं। राइट। इसका मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को ग्राउंड रियलिटी बनाना है। जब दो अलग दुनिया के बच्चे साथ बैठते हैं ना, तो वो एक दूसरे की दुनिया समझते हैं। जैसे कार्तिक और सुनीता की कहानी है। हाँ, वो केस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग थी। थे। लेकिन इस प्रोविजन से उनके बेटे का एडमिशन एक टॉप स्कूल में हुआ, और उस बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कबड्डी में भी बड़ा नाम कमाया। बिल्कुल। उस परिवार के लिए ये बस एक एडमिशन नहीं था, ये गरीबी की जंजीर तोड़ने का एक रास्ता बन गया। असल में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल कैपिटल का बनना। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं होती, तो और क्या होती है? नेटवर्क की कमी। जब वो एलीट बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनका नजरिया बदलता है। उन्हें उन अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, और कई लोग शायद ये सोच भी रहे होंगे। हाँ, बताइए। क्या ये 25% रिजर्वेशन गवर्नमेंट का अपनी जिम्मेदारी से भागने का तरीका नहीं है? मतलब आप सरकारी स्कूल ठीक करने के बजाय बच्चों को प्राइवेट भेज रहे हैं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, पर अगर हम डेटा देखें तो कहानी एकदम उलट है। अच्छा, कैसे? ASER 2006 की रिपोर्ट उठा लीजिए। ये आरटीई आने से बहुत पहले की बात है। उसमें साफ दिखता है कि पेरेंट्स का प्राइवेट स्कूल्स की तरफ झुकाव पहले से ही तेजी से बढ़ रहा था। ओह, मतलब लोग पहले से ही प्राइवेट स्कूल प्रेफर कर रहे थे। एग्जैक्टली, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और टीचर्स एब्सेंट रहते थे। तो गवर्नमेंट भाग नहीं रही है, बस वो एक मौजूदा इनइक्वालिटी को बैलेंस कर रही है। लेकिन मिक्स्ड क्लासरूम्स का साइकोलॉजिकल असर क्या होता है? अमीर और गरीब बच्चे एडजस्ट कैसे करते हैं? इस पर 2019 में इकोनॉमिस्ट गौतम राव की एक बहुत अच्छी रिसर्च आई थी। उन्होंने दिल्ली के स्कूल्स पर स्टडी की। ओके। और उन्होंने पाया कि जब मिक्स्ड क्लासरूम्स बनते हैं तो अमीर बच्चों में गरीब बच्चों के प्रति भेदभाव काफी घट जाता है। वो अपना लंच शेयर करते हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है। हाँ, और उनमें जेनरोसिटी का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। पर उन हिडन कॉस्ट्स का क्या? जैसे स्कूल यूनिफॉर्म, महंगी किताबें,
ये तो उस क्लासरूम के अंदर ही एक नया भेदभाव पैदा कर देगा ना। सही पकड़ा आपने। ये एक रियल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहा है। कई प्राइवेट स्कूल्स ने इसका फायदा उठाकर गेट कीपिंग शुरू कर दी थी। तो इस गेट कीपिंग को रोकने का कोई सोल्यूशन है क्या? हाँ, अब कई स्टेट्स ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। जैसे राजस्थान, गुजरात और दिल्ली ने डिजिटल एडमिशन सिस्टम यानी MIS लागू किया है। ये MIS एग्जैक्टली काम कैसे करता है? देखिए, ये सिस्टम प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के हाथ से एडमिशन का पावर ले लेता है। एक एल्गोरिदम चेक करता है कि बच्चा कहाँ रहता है, डिस्टेंस क्या है और कोटा कितना है। ओह, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। सिस्टम ऑटोमेटिक सीट अलॉट कर देता है। इससे सिफारिश और पक्षपात पर काफी हद तक रोक लगी है। चलिए, ये तो हुई सोसाइटी की बात। अब थोड़ा साइंस और हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक फायर अलार्म वाली एनालॉजी आती है दिमाग में। फायर अलार्म? हाँ, सोचिए एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ 10-15 साल बाद आग लगने वाली है। आपके पास सेंसर भी है जो आज ही धुआं पकड़ लेता है, लेकिन आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। उह, ये सर्वाइकल कैंसर की सिचुएशन पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। एग्जैक्टली। भारत में हर साल करीब 1 लाख नए केसेस आते हैं और 50,000 मौतें होती हैं। ये महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसमें जान गंवाने वाली ज्यादातर महिलाएं कम उम्र की होती हैं। वो अपने परिवार की बैकबोन होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि ये कैंसर 100% प्रिवेंटेबल है। राइट। इसे होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो जब हमारे पास अलार्म है, तो हम इतने सालों से इतनी मौतें क्यों देख रहे हैं? और ये जो नया HPV वैक्सीनेशन कैंपेन 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ है, ये गेम कैसे बदलेगा? इसको समझने के लिए हमें थोड़ी बायोलॉजी समझनी होगी। 2008 में प्रोफेसर हैरल्ड ज़्यूरहाउज़न को नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, किस चीज के लिए? उन्होंने साबित किया कि सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक नहीं है। ये एक वायरस यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV के लगातार इन्फेक्शन से होता है। तो ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन का नतीजा है। हाँ, और भारत में लगभग 85% केसेस सिर्फ 2 स्ट्रेन HPV 16 और 18 की वजह से होते हैं। अब वो धुएं और आग वाली बात पर आते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, ये कैंसर रातों रात नहीं बनता। इसका एक प्री कैंसरस स्टेज होता है जिसे CIN कहते हैं, सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। तो ये CIN ही वो धुआं है जो आग से पहले उठता है। एग्जैक्टली। सर्विक्स की सेल्स अचानक कैंसर नहीं बनती। उन्हें चेंज होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने 1940s में ही पैप स्मीयर मॉडल अपना लिया था, जिसमें वो रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं। हाँ, और अगर धुआं यानी CIN दिखता है तो एक छोटी सी डे केयर सर्जरी से उन सेल्स को निकाल देते हैं। बात कैंसर तक पहुंचती ही नहीं। लेकिन भारत में पैप स्मीयर मॉडल क्यों फेल हो गया? क्या हमारे पास मशीन नहीं है? मशीन की उतनी दिक्कत नहीं है जितनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की है। इतनी बड़ी आबादी में हर महिला को रेगुलरली हॉस्पिटल बुलाना, सैंपल लेना, टेस्ट करना, ये तो सच में एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। बिल्कुल। इसी वजह से आज भी भारत में स्क्रीनिंग कवरेज 5% से भी कम है। अलार्म है पर लोगों तक पहुंच नहीं रहा। और इसीलिए वैक्सीन की जरूरत है, एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। लेकिन मैंने सुना है अब इस वैक्सीन का सिर्फ 1 डोज लगता है, पहले तो ज्यादा थे। हाँ, साइंस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 2006 में जब ये वैक्सीन आई थी तब 3 डोज थे, फिर 2 हुए। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ने दिखाया है कि ह्यूमन बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो सिर्फ 1 डोज काफी है? जी, 1 डोज ही 85 से 90% तक प्रोटेक्शन दे देता है। WHO ने 2030 के लिए 90-70-90 का टारगेट रखा है। मतलब 90% वैक्सीनेशन, 70% स्क्रीनिंग और 90% ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। और 14 साल की लड़कियों के लिए जो ये मुफ्त वैक्सीन अभियान 2026 में शुरू हुआ है, ये भारत को उसी टारगेट की तरफ ले जाएगा। अगर 2047 का विकसित भारत बनाना है तो आधी आबादी का हेल्दी होना जरूरी है। सही बात है। तो जब सिस्टम काम करता है तो कितना फायदा होता है, लेकिन जब यही सिस्टम या कानून उलझ जाता है तो क्या होता है? आप TCS नासिक केस की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। ये मामला सुनने में ही कितना अजीब लगता है। एक मॉडर्न मल्टीनेशनल कंपनी का दफ्तर जो प्रोफेशनलिज्म का प्रतीक है, वहां अचानक से सेक्सुअल हरासमेंट और फोर्स कन्वर्जन के इतने सीरियस आरोप लगने लगे। देखिए, ये केस मॉडर्न वर्कप्लेसेस की कई कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स को सामने लाता है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी।
2022 से 2016 के बीच की घटनाएं हैं। और इसमें टोटल 9 एफआईआर्स दर्ज हुई हैं, राइट? हाँ, 8 कंप्लेन औरतों ने की हैं और एक मर्द ने। मेन अक्यूज डैनिश शेख, तौसीफ अख्तर और निदा खान हैं। पहली एफआईआर 26 मार्च 2016 को दर्ज हुई। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतने टाइम तक एक बड़े ऑफिस में ये सब चल रहा था और एचआर को पता ही नहीं चला। वही तो। और मीडिया ट्रायल देखिए, निदा खान को एचआर प्रोफेशनल और लीडरशिप रोल में बता दिया गया, जबकि वो सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट थी। इसीलिए इस पूरे मैटर का बिना किसी पॉलिटिकल बायस के फैक्ट बेस्ड एनालिसिस होना जरूरी है। दोनों साइड की अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं और लॉ में एक बड़ा ग्रे एरिया है। तो पहले कंप्लेन करने वालों और पुलिस का साइड देखते हैं, उनका क्या कहना है। एफआईआर के अकॉर्डिंग अक्यूज ने जॉब और शादी का झांसा देकर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन किया और इसके साथ ही अलेज्ड फोर्स्ड इस्लामिक प्रैक्टिसेस जैसे बीफ खाना, नमाज पढ़ना, इन सब का दबाव बनाया गया। और मैंने पढ़ा कि पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन भी किया था, हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर ऑफिस में घुसे थे। हाँ, और अब जो नई बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता आई है, उसके अंडर चार्जेस फ्रेम हुए हैं। बीएनएस ने इस मामले में क्या नया जोड़ा है? बीएनएस में धोखे से रिलेशनशिप बनाने या पहचान छिपाने के रूल्स आईपीसी से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्लियर हैं। और क्योंकि कुछ कंप्लेनेंट्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से हैं, तो पुलिस ने SC/ST एक्ट भी लगा दिया है, जिसकी वजह से मामला और सीरियस हो जाता है। जी। एक SIT भी बनी है ना? जी, नासिक पुलिस ने इसके लिए SIT बनाई है। ये तो पुलिस का पक्ष हुआ, लेकिन डिफेंस और ह्यूमन राइट्स वर्कर्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका क्या आर्ग्यूमेंट है? उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट महाराष्ट्र के लॉज में एक वैक्यूम पर है। महाराष्ट्र में फिलहाल फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ कोई एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि कानूनी नहीं है स्पेसिफिक चीज का? हाँ, उनका कहना है कि शायद वर्कप्लेस में कुछ चीजें वॉलंटरीली हुई हों, जिन्हें अब क्राइम बनाया जा रहा है। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि पुलिस अब तक किसी ऑर्गेनाइज्ड या एक्सटर्नली फंडेड नेटवर्क का प्रूफ नहीं दे पाई है। उनका लॉजिक है कि जो बेसिक वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स हैं, उन्हें एक अलग ही रिलीजियस एंगल दे दिया गया है। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है कि कंसेंट कहाँ खत्म होती है और कोअर्शन कहाँ से शुरू होता है। एग्जैक्टली। ये वर्कप्लेस डायनामिक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रे एरिया है, जिसे पुलिस को कोर्ट में प्रूफ करना होगा। चलिए, कानून की जटिलताएं तो समझ आती हैं, पर तब क्या होता है जब कानून एग्जिस्ट ही ना करे? एकदम लीगल ब्लैक होल। आप रोहिंग्या ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। हाँ, मिड अप्रैल 2026 में अंडमान सी में जो नाव डूबी, 250 से ज्यादा लोग मर गए या गायब हैं। सिर्फ 9 या 10 लोग बचे। ये लोग कॉक्सेस बाजार से मलेशिया जा रहे थे। ये बस एक एक्सीडेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक टोटल फेलियर है। इसकी जड़ें समुंदर में नहीं, बल्कि म्यांमार के हिस्ट्री में है। कैसे? 1982 में म्यांमार ने सिटीजनशिप लॉ चेंज किया और लाखों रोहिंग्यास को रातों रात स्टेटलेस कर दिया। उनका कोई देश ही नहीं बचा। और फिर 2017 का क्राइसिस आया। जी, और अब 2024 के बाद जब अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट में कंट्रोल बढ़ाया है, तो सिचुएशन और खराब हो गई। तो 2025 इनके लिए कितना खतरनाक रहा? सबसे खतरनाक। करीब 6,500 लोग समुंदर में उतरे, जिसमें से लगभग 900 लोगों की मौत हुई। अगर हम इसे मेडिटेरेनियन सी के रेफ्यूजी क्राइसिस से कंपेयर करें, वहां भी तो सीरिया और अफ्रीका से लोग यूरोप जाते हैं, नावें डूबती हैं। तो यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के रिस्पॉन्स में इतना फर्क क्यों है? सबसे बड़ा फर्क है लीगल अकाउंटेबिलिटी का। ये सच है कि यूरोप में 2014 से अब तक 28,000 मौतें हुई हैं, लेकिन उनका एक लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे ऑपरेशन मारे नॉस्ट्रम। हाँ, जब 2013 में इटली के पास ट्रेजेडी हुई, तो उन्होंने अपनी नेवी भेजकर 1.5 लाख लोगों को बचाया। फिर ऑपरेशन सोफिया चलाया। और वो यूरोपियन कोर्ट का जो फैसला था, हिरसी जमा वर्सेस इटली का केस, उसने क्लियर कर दिया कि किसी नाव को वापस समुंदर में धकेलना, यानी पुशबैक, इंटरनेशनल लॉ का डायरेक्ट वायलेशन है। मतलब वहां रेस्क्यू का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो है, पर हमारे साउथ ईस्ट एशिया में ये जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई मल्टीलैटरल लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया, इनमें से किसी ने भी 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया है। ओह, तो उन पर इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। और अगर आसियान की बात करें, तो उन्होंने 2021 में एक 5-point कंसेंसस बनाया था म्यांमार के लिए। वो फेल हो गया पूरी तरह से, क्योंकि आसियान की कोर पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस की। वो एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देते। लेकिन इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में तो ये पॉलिसी पैरालाइज कर देती है सब कुछ। वही तो प्रॉब्लम है, कोई देश आगे आकर जिम्मेदारी नहीं लेता और लोग चुपचाप समुद्र में डूब जाते हैं। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को हम एक लाइन में समेटें,
तो हमने देखा कि सिस्टम का होना और न होना हमारी जिंदगियां कैसे तय करता है। बिल्कुल। आरटी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट एक गरीब बच्चे को इक्वालिटी देता है। साइंस की एक सिंगल वैक्सीन डोज आधी आबादी की जान बचा लेती है। और टीसीएस नासिक केस दिखाता है कि सिस्टम होने के बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सही कहा। और आखिर में अंडमान सी का वो खौफनाक मंजर देखा जहां कानून का कंप्लीटली जीरो होना इंसानियत को डुबा देता है। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पॉलिसीज बस पेपर्स नहीं हैं, वो सोसाइटी को जोड़े रखने वाला ग्लू है। तो इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। ये सवाल क्या है? अगर हमारा संविधान एक करोड़पति और एक गरीब बच्चे को एक ही बेंच पर बिठा सकता है और हमारी साइंस कैंसर को एक वैक्सीन से खत्म कर सकती है, तो फिर जब 250 स्टेटलेस इंसान किसी ऐसी जगह डूबते हैं जहां कानून नहीं है, तो पूरी दुनिया खामोश क्यों रह जाती है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या आज के इस मॉडर्न दौर में ह्यूमन राइट्स की वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम दुनिया के किस नक्शे पर पैदा हुए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हम आशा करते हैं कि श्रोता इस पर विचार करेंगे। आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।